इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें शेंगडोंग मेंशन के मेन हाल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब लिन फेंग थंडर ड्रैगन से उस खतरनाक तबाही के बारे में पूछता है तो थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि अभी तक तो उसकी शुरुआत नहीं हुई, इसलिए ये बता पाना कि वो तबाही कब आएगी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब भी मुझे कोई खतरा महसूस होगा मैं तुम्हें पहले से उसके बारे में आगाह कर दूंगा, पर उससे पहले हमें यहाँ पे मौजूद बाकी सभी ट्रेस की भी तलाश करनी होगी, क्योंकि ये डिवाइन लिक्विड वाला कुआं तो बस शुरुआत थी, असली ट्रेस तो अभी आगे है। और ये कहकर थंडर ड्रैगन एक बहुत बड़े इंटरेस्ट गेट की तरफ लिन फेंग को इशारा करते हुए कहते हैं, इस इंटरेस्ट गेट के पीछे मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेस महसूस हो रहे हैं, और सबसे अजीब बात तो ये है मुझे कोई फेमिलियर स्पिरिचुअल ऑरा भी महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से हमें आगे इसी केव की तरफ ही बढ़ना चाहिए। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उसके लिए मान गया था, और वो थंडर ड्रैगन के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे उसी केव के सामने ही आ गया था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट गेट लगा हुआ था, और उस इंटरेस्ट गेट के ऊपर भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैन फॉर्मेशन को लगाया गया था। जैसे जब खोलने के लिए लिन फेंग उस इंटरेस्ट गेट के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो बैन फॉर्मेशन खुद ब खुद ही वहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और कमाल की बात तो ये थी कि लिन फेंग को वहाँ पे उस बैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जरा से भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस बैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस केव के अंदर पहुंच चुका था। और जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे उस केव के अंदर टेलीपोर्ट होता है उसे वहाँ पे अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा रिफाइनिंग पोर्ट दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल ट्रेस भी रखे हुए थे, और यही थी एंशिएंट ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस वाली केव, जिसे देखकर तो शाओटियान वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो वहाँ पे एक्साइटेड होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए कहने लगा था, यहाँ पे तो बहुत सारे पावरफुल मैजिकल ट्रेस मौजूद है, और सिर्फ ट्रेस ही नहीं बल्कि डिवाइन पपेट्स भी मौजूद है। मुझे तो लगता है जरूर एंशिएंट समय में ये जगह रिफाइनिंग रूम रहा होगा, तभी तो यहाँ पे इतनी ज्यादा मात्रा में ट्रेस पड़े हुए हैं। और ये कहते हुए शाओटियान सीधा वहाँ पे एक डिवाइन पपेट के पास आ गया था, जिसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। वहीं शाओटियान के पीछे पीछे लिन फेंग भी वहाँ पे उसी डिवाइन पपेट के पास आ गया था, जहाँ उस डिवाइन पपेट से निकलने वाले ऑरा को ही महसूस करके लिन फेंग वहाँ पे उसे इंप्रेस होते हुए कहता है, आपने इस ड्रैगन स्किल स्पीयर के साथ ये डिवाइन पपेट नाइट लेवल के विर्चुअल गॉड तक को भी टक्कर दे सकता है। और ये सोचकर लिन फेंग ने वहाँ पे स्माइल करते हुए उस डिवाइन पपेट को सीधा वहाँ पे अपने पास ही रख लिया था, और इसी तरह से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वहाँ पे रखे हुए सभी ट्रेस को एक एक करके चेक भी करने लगा था। वहीं शाओटियान जो कि वहाँ पे अपने लिए किसी खास ट्रायल की तलाश कर रहा था, अचानक से उसे वहाँ पे अपने सामने एक फ्लेम बीट दिखाई देता है, जिसे देखकर तो शाओटियान के मुंह में पानी आ गया था। वो वहाँ पे ललचाई नजर से उस फ्लेम बीट की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो ट्रू गॉड लेवल का फ्लेम बीट है, अगर इसे मैं पा लेता हूँ तो डीमन रियलम के अंदर मेरी कल्टीवेशन को कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये कहकर जैसे ही बेचारा शाओटियान उस फ्लेम बीट को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि उस फ्लेम बीट से इतना ज्यादा पावरफुल फ्लेम ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा शाओटियान खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था, यानी कि शाओटियान उस ट्रू गॉड लेवल के फ्लेम बीट को लेने के काबिल ही नहीं था, इसलिए उस फ्लेम बीट ने शाओटियान को अपने पास ही नहीं आने दिया था। जो देखकर बेचारे शाओटियान भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है, अब मैं दोबारा इसके पास नहीं जाने वाला। लेकिन बेचारा शाओटियान अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उसके पीछे पहुंच चुका था, जहाँ आते साथ ही लिन फेंग ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रू गॉड लेवल के फ्लेम बीट को बहुत ही आसानी के साथ अपने पास बुला लिया था। और लिन फेंग की डिवाइन पावर को महसूस करके वो ट्रू गॉड लेवल का फ्लेम बीट चुपचाप वहाँ पे लिन फेंग के हाथों में आ गया था, जिसे लिन फेंग ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपने सोल सीरियलम के अंदर ही भेज दिया था। जो देखकर शाओटियान जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वो साबा की बहुत ज्यादा कमाल के हो, आपका कोई भी जवाब नहीं है, इवन एक ट्रू गॉड लेवल का फ्लेम बीट भी खुद ब खुद ही उड़ते हुए आपके हाथों में आ गया, काश मैं भी आप जितना ताकतवर बन पाता। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो चुपचाप सीधा वहाँ पे उस चैन रिफाइनिंग पोर्ट की तरफ आगे बढ़ गया था, जहाँ उस रिफाइनिंग पोर्ट के सामने एक और टेबल रखा हुआ था, और उसके ऊपर रखे हुए सारे के सारे ट्रेस बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल थे, इसलिए लिन फेंग ने वहाँ पे उन सभी ट्रेस को अपने पास रख लिया था। जिन्हें अपने पास रखने के बाद लिन फेंग उन्हें सीधा अपने सोल सीरियलम के अंदर ले जाता है, और वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनमें से किसी खास ट्रेयर की तलाश करने लगा था, जहाँ उनमें से सबसे ज्यादा खास ट्रेयर लिन फेंग को एक स्क्रोल के रूप में दिखाई देता है, जिसके ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा खास और मिस्टीरियस टेक्निक लिखी हुई थी। जैसे जब लिन फेंग वहाँ पे सही से पढ़ता है तो वो टेक्निक लिन फेंग को बिल्कुल इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन ये टेक्निक गोल्डन इमोर्टल बॉडी से भी ज्यादा खास और इफेक्टिव दिखाई दे रही थी, यानी कि ये टेक्निक एक तरह से गोल्डन इमोर्टल बॉडी का एडवांस वर्जन था, जो कि लिन फेंग के काफी ज्यादा काम आने वाला था। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे उस टेक्निक को पढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से टेबल के ऊपर रखी हुई स्पिरिट बोतल ने अचानक से वहाँ पे ग्लो करना शुरू कर दिया था, और लिन फेंग वहाँ पे कुछ सो या समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस स्पिरिट बोतल के अंदर से एक एनर्जी का टुकड़ा निकल कर बाहर आता है, जो कि सीधा आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के पास ही आ गया था। ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस ही थी, जो कि असल में एक सी ड्रैगन था। उस
उसने अचानक से लिन फेंग के ऊपर हमला करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ लिन फेंग की बॉडी को फ्रीज कर दिया था और अपनी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी को लिन फेंग के सोल सीरियलम के अंदर भेज दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसे लेकर शाओटियन वहाँ पे स्मेल करते हुए कहता है ओ तो ये सी ड्रैगन है, मेरे मास्टर की बॉडी को हड़पना चाहता है, पर ये बेवकूफ कहा जाता है कि यहाँ पे अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। बेचारा, मुझे तो इसकी किस्मत के ऊपर रोना आ रहा है। वहीं सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस की वजह से लिन फेंग की बॉडी धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगी थी और अब हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी से सी ड्रैगन वाला स्पिरिचुअल रिलीज हो रहा था, जबकि अपने सोल सीरियलम के अंदर लिन फेंग वहाँ पे सी ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुका था। जहाँ लिन फेंग को आते हुए देखकर सी ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा सोल सीरियलम तो काफी ज्यादा प्रोफाउंड है, इतना बड़ा सोल सीरियलम आज तक मैंने किसी भी इंसान का नहीं देखा, ये तो एक बहुत बड़े मैंशन की तरह दिखाई दे रहा है जहाँ पे तरह तरह के और पावरफुल ट्रेंस मौजूद है। ये तो बस लिन फेंग के सोल सीरियलम का बाहरी हिस्सा था, अगर बेचारा वो सी ड्रैगन है लिन फेंग के गॉड ग्रेवयार्ड को देख लेता तो वो वहाँ पे शौक से ही मारा जाता। वही लिन फेंग भी वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है तो तुम ही हो वो पर्पल विंग्स वाले ट्रू गॉड, जिसपे सी ड्रैगन भी अपने रियल रूप में आते भी वहाँ पे लिन फेंग से कहता है तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना और वाकई मानना पड़ेगा, तुम इतनी आसानी के साथ अपने सोल सीरियलम के अंदर अपने सोल को कंडेंस कर सकते हो, तुम्हारे जैसे जीनियस इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। मेरी किस्मत आज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो आई यहाँ पे इस तरह से मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ हो गई। अब तुम्हारे ये सोल सीरियलम है मेरा यानी इस सी ड्रैगन का थ्रोन बनेगा। सी ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है ओ तो अब मुझे सारा मजा समझ आ चुका है, तुमने जानबूझकर एंशिएंट की को किंग वन ट्राइब और बाकी सभी के हाथों में लगने दिया था ताकि वो लोग ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को पाने की लालच में यहाँ तक आ पहुंचे और उसके बाद तुम उनमें से किसी का फायदा उठाते हुए किसी की बॉडी के ऊपर कब्जा करते हुए खुद को यहाँ पे आजाद करवा सको। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सी ड्रैगन भी वहाँ पे स्मेल करते हुए उससे कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मेरा यही प्लान था। असल में मेरी सोल कॉन्शियसनेस पिछले 60,000 सालों से यहीं पे ट्रैप है और पिछले 60,000 सालों में वैसे तो यहाँ पे काफी सारे लोग आए लेकिन वो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, उनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं था, लेकिन तुम में कुछ तो खास बात है, तुम मेरा ह्यूमन पपेट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब मैं तुम्हारे सारे अकेला इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा और तुम्हें तो खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए जो खुद मेरे जैसे एक ट्रू गॉड तुम्हें अपना ह्यूमन पपेट बनाने जा रहा है। और ये कहकर सी ड्रैगन अचानक से वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे लिन फेंग की सोल को निकालने की कोशिश करने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि लिन फेंग की सोल से भी उसकी डिवाइन एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा वहाँ पे सी ड्रैगन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से सी ड्रैगन वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था, जो देखकर लिन फेंग अचानक से ही वहाँ पे गुस्से से अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब लिन फेंग की बॉडी से एक नहीं बल्कि दो एनर्जी रिलीज होने लगी थी। एक एनर्जी डार्क पावर की थी तो दूसरी एनर्जी डिवाइन पावर की थी, लेकिन लिन फेंग यहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करने वाला था, इसलिए वो सीधा वहाँ पे अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डार्क एम्परर बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और जैसे लिन फेंग की डार्क मास्टर सोल बॉडी वहाँ पे बाहर आती है तो उसकी बॉडी से वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक डार्क ऑरा रिलीज होता है कि बेचारे सी ड्रैगन की सारी स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे सप्रेस हो गई थी, जो देखा तो बेचारा सी ड्रैगन भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, क्या वाकई जो मैं यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? क्या वाकई यहाँ पे इस लड़के के पास है एक ट्रू गॉड लेवल की डार्क स्पिरिट है, लेकिन अभी अभी तो ये यहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मेरा मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर अचानक से इसने यहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करना कैसे शुरू कर दिया? और ये कहकर बेचारा सी ड्रैगन वहाँ पे हैरान होते हुए लिन फेंग से पूछता है क्या तुम एक साथ दो एनर्जीज को कंडेंस कर सकते हो? इसका तो मतलब है कि तुम फॉरेन रेस से बिलोंग करते हो। सी ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है तो क्या हो गया, अब क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन बेचारा वो सी ड्रैगन तो वहाँ पे अभी तक भी ये मानने को तैयार नहीं था, वो नाम अपना सारे हिलाते हुए कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भला तुम्हारे जैसे एक मामूली इंसान है अपनी इस मामूली सी बॉडी के अंदर दो एनर्जीज को कैसे कंडेंस कर सकता है? ये तुम्हारे जैसे ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुम्हारी इस इम्पॉसिबल को मैं अभी पॉसिबल बना देता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी डार्क मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस को निकलने लगा था। और लिन फेंग की डिवोरिंग टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बेचारा सी ड्रैगन जो कि खुद ट्रू गॉड लेवल पे था वो भी खुद को लिन फेंग के पास जाने से नहीं रोक पा रहा था। अब जैसे वो सी ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के करीब जाता है तो उसकी औरत को वहाँ पे थंडर ड्रैगन ने भी महसूस कर लिया था, जिसे महसूस करके वो दोबारा अपनी डीप स्लीप से जागते हुए लिन फेंग से कहता है ये मेरी सोल पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए मैं भी इसे रिफाइन करना चाहता हूँ। और ये कहकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन ने भी वहाँ पे लिन फेंग की ही तरह अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसी ड्रैगन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अब जैसे बेचारे सी ड्रैगन को वहाँ पे थंडर ड्रैगन का स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होता है तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है ये किस तरह की खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये खतरनाक
खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी तो ट्रू गॉड लेवल की एनर्जी को भी सरपास कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि इस एनर्जी का ओनर ट्रू गॉड रियलम से भी आगे बढ़ गया है। बेचारा सी ड्रैगन जो कि अभी तक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, अब बेचारा वो उतना ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वहीं थंडर ड्रैगन को इस तरह से सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस को डिवोर करते हुए देखकर लेडी फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसकी सोल कॉन्शियसनेस मेरा शिकार थी और मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से यंगर जनरेशन के साथ नाइंसाफी करनी चाहिए, पर अब जब बात जबरदस्ती पे आ ही चुकी है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। और यह कहकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। वहीं बेचारा सी ड्रैगन तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से दोनों के बीच में फंस चुका था। एक तरफ से लिन फेंग की डार्क एनर्जी खींच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और इस प्रोसेस में बेचारे सी ड्रैगन को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो चिल्लाते भी वहाँ पे दोनों से रैम की भीख मांगने लगा था क्योंकि उसकी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन लिन फेंग और थंडर ड्रैगन थे कि वहाँ पे रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। वहीं थंडर ड्रैगन अचानक से लिन फेंग से कहता है कि अपॉर्चुनिटीज को अपने दम पे हासिल किया जाता है, ना कि किसी और को रोक कर। लेकिन अभी के लिए हम दोनों क्योंकि एक ही लेवल पे है तो मुझे नहीं लगता हम दोनों में से कोई एक अकेला इस सी ड्रैगन की सोल को हासिल कर पाएगा। और वैसे भी सी ड्रैगन की सोल ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसे अगर हम दोनों यहाँ पे आपस में आधा आधा भी बांट लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, समझ क्या तो ठीक रहे हैं और वैसे भी कुछ ना होने से तो आधा ही बेहतर है। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए इसके लिए मान गया था और उसने थंडर ड्रैगन को ही वहाँ पे उस सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद थंडर ड्रैगन ने भी वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए उस सी ड्रैगन की सोल को डिवोर करना शुरू कर दिया था और उसे वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन करते हुए उसकी सोल कॉन्शियसनेस के दो अलग अलग हिस्से कर दिए थे, जहाँ एक हिस्सा तो थंडर ड्रैगन वहाँ पे खुद खा गए थे, जबकि बाकी का दूसरा हिस्सा उन्होंने वहाँ पे लिन फेंग को सौंप दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। और ऊपर से क्योंकि थंडर ड्रैगन ने भी ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हासिल किया था तो उसका भी इनडायरेक्ट वे में लिन फेंग को फायदा हो रहा था। और जैसे जैसे लिन फेंग वहाँ पे सी ड्रैगन की सोल को रिफाइन कर रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी पावर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। उसका सबसे ज्यादा फायदा तो उसकी डार्क मास्टर सोल बॉडी और उसकी गॉड मास्टर सोल बॉडी के ऊपर हो रहा था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे इंप्रेस होते हुए खुद से ही कहता है, इस सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी, जिसका न सिर्फ मेरी गॉड मास्टर सोल बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बल्कि उसी के साथ साथ ये मेरी डार्क पावर्स की बेस को भी स्ट्रॉन्ग बना रही है। खैर इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए लिन फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी उसकी कल्टीवेशन पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उसकी बॉडी से निकलने वाली स्पिरिचुअल ऑरा से हमें ये साफ साफ पता चल पा रहा था कि वो यहाँ पे बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसके लिए तो शाओटियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। अचानक से ही हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा शाओटियान भी उड़ता हुआ वहाँ पे पीछे चला गया था। वहीं अपने इस कमाल के ब्रेक थ्रू के बाद लिन फेंग भी अपनी आंखें खोलते हुए खुद से ही कहता है कि अपने इस ब्रेक थ्रू के बाद मेरी सोल नाइट रेवोल्यूशन रियलम पे पहुंच चुकी है। हाँ बस आती मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू करने से मेरी सोल बस एक कदम ही दूर है, एक ब्रेक थ्रू और उसके बाद मेरी सोल सक्सेसफुली आती मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएगी। वहीं लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान भी लिन फेंग के पास आकर एक बार फिर से लिन फेंग की तारीफों के पुल बांधने लगा था और उसी के साथ वो वहाँ पे सी ड्रैगन के बारे में बात करते हुए लिन फेंग से कहता है, ये सी ड्रैगन तो काफी ज्यादा चालाक था, ये जानबूझकर लोगों तक अपने बारे में खबर पहुंचाता था ताकि लोग ट्रेस को पाने की लालच में यहाँ तक आ पहुंचे और ये उनका फायदा उठाते हुए उनकी बॉडीज के ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन आज बेचारे उस सी ड्रैगन की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो उसका मुकाबला आपके साथ हो गया और देखते जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपका ही हुआ है, क्योंकि उस सी ड्रैगन की सोल कॉन्शियसनेस को रिफाइन करने की वजह से आपका एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो गया और अब जैसे ही आप आती मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू करेंगे आप इनविंसिबल बन जाओगे और उसके बाद तो पूरे स्पिरिचुअल रियलम में भी कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे काफी सारे ट्रांसफॉर्म खास चीजें मौजूद है जिनका फीचर में हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से उसी जेंट रिफाइनिंग पोर्ट की तरफ आगे बढ़ गया था, जो देखकर शाओटियान भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उन सभी ट्रांस को पाने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शाओटियान की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हें इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है? मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गॉड लेवल के गोल्डन एसेंस को रिफाइन करूंगा और उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर शाओटियान वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर क्या आप एक बार फिर से गोल्डन इमोर्टल बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? जिस पे लिन फेंग वहाँ पे अपने लिए उस जेंट रिफाइनिंग पोर्ट को रेडी करते हुए शाओटियान से कहता है कि मेरे हाथों में यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल बॉडी का एडवांस वर्जन लगा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब मैं गोल्डन इमोर्टल बॉडी को और भी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अगर मैं उस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करने में कामयाब हो गया तो फ्यूचर में जब मेरा पावरफुल दुश्मनों के साथ मुकाबला होगा तो उनका मुकाबला करने के लिए मुझे अपनी डार्क मास्टर सोल बॉडी को भी समन नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी रियल बॉडी का ही इस्तेमाल करते हुए ट्रू गॉड्स तक का मुकाबला कर लूंगा। और मैंने सोचा
कि वो टेक्निक मैं तुम्हें भी सिखाऊं, जिससे अगर तुम सीख जाते हो तो तुम बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गोड्स का मुकाबला कर लोगे, जिसके चलते फ्यूचर में फिर तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहने लगा था, बॉस मैं उस कमाल की टेक्निक को सीखने के लिए रेडी हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे उस टेक्निक को सिखाइए। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन इमोर्टल बॉडी टेक्निक को सीधा वहाँ पे शाओ टियान के सोल सी रियलम के अंदर डाल देता है, जिससे जैसे शाओ टियान वहाँ पे पड़ता है तो उसके होश ही उड़ चुके थे कि कोई ऐसी भी कमाल की टेक्निक हो सकती है। हालांकि उस टेक्निक को देखकर शाओ टियान वहाँ पे और ज्यादा बक तो करना चाहता था, लेकिन लिन फेंग उसे वहाँ पे जल्दी से इग्नोर करते हुए सीधा उसी रिफाइनिंग पॉट के अंदर ही आकर बैठ गया था और आते साथ ही लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर दिया था। और अब क्योंकि शाओ टियान भी गोल्डन इमोर्टल बॉडी को सीखने वाला था तो इसलिए वो भी लिन फेंग के साथ उसी जाइंट रिफाइनिंग पॉट के अंदर ही आ गया था, जो कि फ्लेम लावा से भरा हुआ था। उससे लिन फेंग को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शाओ टियान जो कि आज पहली बार गोल्डन इमोर्टल बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने जा रहा था, उसे वहाँ पे उस फ्लेम लावा के चलते अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहने लगा था, बॉस ये फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे जैसे ये फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर जा रही है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये फ्लेम है मेरी बॉडी को अंदर से खत्म कर रही है। लेकिन शाओ टियान की ये सारी बातें सुनकर भी लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि लिन फेंग ये बात अच्छी तरह से जानता था कि थोड़ी देर तक शाओ टियान इसी तरह से वहाँ पे नौटंकी करने वाला है, इसलिए लिन फेंग उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस में लग गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम किंग लॉन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि शेंगडोंग मेंशन के बीचों बीच आ चुके थे, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन लोगों का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिसके ऊपर काफी सारे डिवाइन पपेट्स मौजूद थे और उनमें से जो सबसे लो लेवल का भी डिवाइन पपेट था उसका रैंक भी 6 लेवल के बीच गोडियलम का था और उन सभी के बीचों बीच एक और बहुत बड़ा गार्डियन डिवाइन पपेट मौजूद था, जो कि देखने से उन सभी डिवाइन पपेट्स का डिवाइन लीडर दिखाई दे रहा था। एक तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसी के साथ साथ उसके बड़े बड़े विंग्स भी थे, जिसे देखकर तो एसएसटा चूजन और एसएसटा लिंगजुआन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए कहती हैं, चलो एक बार आगे बढ़ते हुए इन्हें रिफाइन करने की कोशिश करती हैं। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसी प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ जाती हैं, जिनके पीछे पीछे में जीवन और बाकी सभी भी आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन वो सभी लोग वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जा पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से उनके पीछे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से उन लोगों को वहाँ पे खतरनाक आगुआन की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए वहाँ पे लोगों से कह रहा था कि रुक जाओ। और आगुआन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जायंट थंडर ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जिसने बाहर आते साथ ही आगे बढ़ते हुए एसएसटा चूजन और बाकी सभी के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे आगे बढ़ने से रोक दिया था। जबकि आगुआन को दोबारा वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर एसएसटा चूजन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि आगुआन अपनी पिछली हार के बाद वापस अपने क्लैन लौट गया होगा। और सबसे बड़ा झटका तो बेचारे उन लोगों को तब लगता है जब उन लोगों को पता चलता है कि आगुआन विचुअल गॉड रियलम के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। आपको तो पता ही है कि पिछले एपिसोड में आगुआन को एक ट्रू ड्रैगन गॉड की स्पिरिट मिली थी, जिसे रिफाइन करते हुए आगुआन विचुअल गॉड रियलम के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन के चलते वो एक तरह से डैमेज ट्रू गॉड भी बन चुका था, जो कि एसएसटा किंग लॉन और बाकी की दोनों एंसेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि अगर वो तीनों मिलकर भी वहाँ पे आगुआन का मुकाबला करने की कोशिश करती तो आगुआन फिर भी उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सकता था। जबकि आगुआन को तो वहाँ पे उन सबसे कोई मतलब ही नहीं था, उसकी नजर तो वहाँ पे उसी गार्डियन डिवाइन पपेट के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे देखकर आओ जियान अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पे भड़काते हुए कहता है, ग्रैंडफादर यही है ट्रू गॉड लेवल का डिवाइन पपेट है। अपने पोते आओ जियान की ये बात सुनकर आगुआन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है आज गॉड भी मेरे साथ है, अगर मैं इन सभी डिवाइन पपेट्स को अपना गुलाम बना लेता हूँ तो पूरे डीमन डोमेन रियलम को मेरे सामने झुकना होगा और मैं अकेला ही पूरे इस डीमन रियलम के ऊपर राज करूंगा। लेकिन अभी आगुआन वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी आओ जियान अपने ग्रैंडफादर का ध्यान उन लोगों की तरफ लाते हुए कहता है, ग्रैंडफादर वो सब तो ठीक है, लेकिन अब किंग लॉन ट्राइब और बाकी सभी लोगों के साथ क्या करना है? मेरे ख्याल से तो हम लोगों को सबसे पहले इन्हें ही खत्म करना चाहिए। अब अपने पोते आओ जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आगुआन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके एंसेस्टर किंग लॉन के साथ साथ बाकी की दोनों एंसेस्टर्स को भी अपने स्पिरिचुअल रोप के अंदर जकड़ लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे उन लोगों को 4 मिनट का समय देते हुए कहता है, तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का समय है, जल्दी से ह्यूमन लड़के को यहाँ पे बुलाओ, अगर उसे यहाँ पे आने में 1 सेकंड की भी देरी हुई तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। आगुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया।